हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिशा चौहान एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए गए +2 लेक्चर ज़ूलॉजी रिटन टेस्ट के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। जी हाँ, कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं। फर्स्ट 25 क्वेश्चन हैव बीन ऑलरेडी कवर्ड। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। A dichotomous key that leads to a final identification based on mutually exclusive character states is called as dichotomous key। क्या है? ये टूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन है जहां स्टेप वाइज चॉइसेस होती हैं और उन चॉइसेस के अकॉर्डिंगली हम ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन तक पहुंचते हैं। डाइकोटोमस की दो टाइप की रहती हैं, इंडेंटेड और ब्रैकेटेड, जहां क्या होता है कपलेट यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग आपको कैरेक्टर दिए होते हैं, एक में कोई चीज प्रेजेंट होती है एक में नहीं होती है, ऐसी आपको चॉइसेस दी होती हैं और उन चॉइसेस के बेसिस पे आप फाइनल आइडेंटिफिकेशन तक पहुंचते हो। तो यहाँ पे डाइकोटोमस की जो है वो दो टाइप की होती है, इंटेंटेड और ब्रैकेटेड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली द आंसर शुड बी इंटेंटेड की विच इज अ टाइप ऑफ डाइकोटोमस की। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज Option D, indented key. Moving to the next question, ABO blood group shows Option A, incomplete dominance. Option B, multiple alleles and codominance. Option C, epistasis. या Option D, X-linked inheritance. ABO ब्लड ग्रुप एक क्लासिकल एग्जाम्पल है मल्टीपल अलील्स और कोडोमिनेंस का। जैसे कि आप देख सकते हो, ब्लड ग्रुप की बात करूं तो वहां पे पहले तो मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट है। मल्टीपल एलील का मतलब कि हम जनरली क्या देखते हैं, एक जीन के लिए दो एलील होते हैं। जैसे मेंडल की जो हाइट वाला, हमने प्लांट की हाइट वाला जो फैक्टर लिया था, वहां पे जीन था हाइट का, जीन फॉर हाइट, और उसके दो एलील थे, दो एलील, दो कॉन्ट्रास्टिंग जो थे, वो एक था टॉल और एक था ड्वार्फ। ऐसी कंडीशन थी। बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप की तो यहाँ पे ब्लड के लिए तीन एलील प्रेजेंट है। कौन कौन से? एक IA, एक IB और एक I नॉट या I। तो यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। बात करते हैं कोडोमिनेंस की, तो जब ये दोनों एलील एक साथ प्रेजेंट है, IA भी प्रेजेंट है और IB भी प्रेजेंट है, तो रिजल्टिंग फिनोटाइप, जो रिजल्टिंग ब्लड ग्रुप होगा वो होगा AB। जहां पे दोनों, कोडोमिनेंस का मतलब है कि दोनों साथ में दोनों एक दूसरे के साथ भी खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जब A और B वाले जो एलील हैं वो साथ में प्रेजेंट रहेंगे तो दोनों खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसलिए एबीओ ब्लड ग्रुप है ना। यहाँ पे अगर सिर्फ ये होता तो आता O ब्लड ग्रुप। यहाँ पे एक तो मल्टीपल एलील्स हैं और साथ में कोडोमिनेंस भी है, सो करेक्ट आंसर शुड बी मल्टीपल एलील्स एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो कोई एक भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, दोनों नीदर वुड हैव बीन द डोमिनेंट वन। यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट है। हायरार्की ऑफ डोमिनेंस कैसा रहता है? IA is equal to IB and they both are greater than the small I। तो ये है हायरार्की ऑफ डोमिनेंस। यहीं से पता चल रहा है कि दोनों साथ में डोमिनेंट है, इक्वली डोमिनेंट है, कोडोमिनेंट स्टेट आ रही है और साथ में एक थर्ड एलील भी प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स, इसलिए मल्टीपल एलील्स। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसके जो जीन्स हैं वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, एपिस्टेसिस भी नहीं है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो है ही नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल एलील्स एंड कोडोमिनेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द लीनियर टैक्सोनॉमिकल रैंक्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या जो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं किंगडम है ना, वैसे चलते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में एक निमोनिक मैं जो यूज करती हूं इज कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, ये है डिसेंडिंग में। असेंडिंग में कैसे रहेगा? पहले स्पीशी, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और फाइनली किंगडम। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जहां पे ये ऑर्डर दिया हो। तो स्टार्टिंग विद द स्पीशी, पहले तो ये कट हो गया, जीनस स्पीशी से पहले नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद स्पीशी देन जीनस, तो ये भी कट हो गया। स्पीशी के बाद फैमिली भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला स्पीशी, जीनस, फैमिली, तो ये भी कट हो गया, ऑर्डर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है? स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फॉर योर क्वेश्चन नंबर 28। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 29, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ फैक्टर्स दे के रखे हैं और इस साइड कुछ फंक्शन, हमें इनको मैच करना है। तो सबसे पहले लिखा है फैक्टर 1। तो फैक्टर 1 कौन सा होता है? फिब्रिनोजन इज कॉल्ड एज फैक्टर 1। पहले तो इनका नाम लिख लेते हैं, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या करता है? फिब्रिनोजन एक प्रोटीन है, जब ब्लड क्लॉट बनना होता है तो वहां पे जो फिब्रिन बनता है वो किससे बनता है? फिब्रिनोजन से। तो फिब्रिनोजन का फंक्शन क्या होगा? ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन। ठीक है, मैच बाद में करते हैं, पहले इन सबके नाम देख लेते हैं। उसके बाद बात करें फैक्टर 2 की, तो फैक्टर 2 है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्रीकर्सर है थ्रोम्बिन का, इससे थ्रोम्बिन बनता है। सो प्रोथ्रोम्बिन, इसको मैच अभी कर दे रही हूं मैं, प्रीकर्सर ऑफ थ्रोम्बिन। फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉट, फाइनल प्रोटीन फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। नेक्स्ट फैक्टर 10, फैक्टर 10 है स्टुअर्ट ब्रावर फैक्टर। फैक्टर 10 किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट एक्टिवेट्स प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनाएगा। ठीक है, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन बनाएगा, इसकी मदद करेगा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने में फैक्टर 10। तो ये गया यहां। लास्ट है थ्रोम्बिन। सो थ्रोम्बिन का काम क्या है? थ्रोम्बिन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनना है। ठीक है, और फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनेगा तभी ब्लड क्लॉट होगा, तो इसमें मदद करता है थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन किससे बना है? प्रोथ्रोम्बिन से, जिसको एक्टिवेट किया है फैक्टर 10 ने। और इस बेसिस पे इसको मैच कर दूंगी मैं यहां पे। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी 1 का 4, 1 का 4, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का सेकंड। करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इम्प्रिंटिंग डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग बिकॉज। पहले तो इम्प्रिंटिंग क्या है ना, शुरू करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग इम्प्रिंटिंग क्या है। इम्प्रिंटिंग एक स्पेशल टाइप की लर्निंग है। इसमें क्या होता है, जैसे डकलिंग्स के ऊपर लॉरेंस ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या देखा कि डकलिंग्स जब हैच होते हैं तो जो फर्स्ट थिंग वो देख रहे होते हैं उसको फॉलो करने शुरू कर, फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जिसको भी देखते हैं उसको फॉलो करते हैं। जैसे पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, डकलिंग्स अपनी मदर को फॉलो करते हैं, जैसे वो मूव करते हैं उनके पेरेंट्स मूव करते हैं, वैसे वो न्यूली हैच डकलिंग्स जो है वैसा बिहेवियर दिखाते हैं। सो इम्प्रिंटिंग क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग सीन इन सम एनिमल्स, जहां पे एक यंग एनिमल क्या दिखा रहा है, एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट या फिर एसोसिएशन दिखा रहा है। अब इसमें क्या क्या याद रखने वाली बात है कि ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, जब वो बहुत यंग है। यंग एनिमल्स में होती है एक शॉर्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, इट इज शोन ड्यूरिंग अ सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड, जब वो बिल्कुल छोटे हैं तब वो ये बिहेवियर शो करेंगे। उसके बाद ये जो होगा इरिवर्सिबल होगा, ऑफन इरिवर्सिबल होगा कि एक बार उनके ऊपर ये छाप पड़ गई है तो पड़ गई है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। इट इज रिवर्सिबल विद न्यू एक्सपोजर, नहीं, एक छोटे टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, छोटे से टाइम के लिए होता है, सेंसिटिव पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो इट इज नॉट रिवर्सिबल विद न्यू एक्सपोजर। इट रिक्वायर्स रिपीटेड रीइंफोर्समेंट, रिपीटेड रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे नेचुरली ही वो जो पहला मूव करता हो फिगर देखते हैं उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इट अकर्स ओनली इन अडल्टहुड, अडल्टहुड में तो इम्प्रिंटिंग नहीं होती, जो बिल्कुल छोटे हैं उनके ऊपर इम्प्रिंटिंग होती है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इट अकर्स ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइफ, बिल्कुल जब वो छोटे हैं, क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइफ है उस टाइम पे होगी, और ऑफन इरिवर्सिबल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विच स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन इज इनकरेक्ट। ये आपको 4 स्टेटमेंट देके रखी है और आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। चलिए हर एक स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर देखते हैं कौन सी सही है या फिर कौन सी गलत है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेटमेंट, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेस फ्लूइडिटी एट लो टेम्परेचर। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को लो टेम्परेचर पे बढ़ाता है, हाई टेम्परेचर पे घटाता है। सो दिस इज द
फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ग्लाइकोलिपिड्स आर मोस्टली फाउंड ऑन द साइटोसोलिक लीफलेट। अब ये अगर सेल है और ये इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये पूरा सेल है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाइलेयर, तो जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो ज्यादातर सिग्नलिंग में, इसमें रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व रहते हैं, वो ज्यादातर बाहर वाली साइड प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स कहां रहेंगे? बाहर वाली साइड। तो ये है प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट पे, एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट। और साइटोसोलिक लीफलेट कौन सा है? जो साइटोसोल की तरफ है और वो इंट्रासेलुलर है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत होगी। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन स्पैन द बाइलेयर। जी हाँ, बाइलेयर पे इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं। मेम्ब्रेन एसिमेट्री इज फंक्शनली इंपॉर्टेंट। जी हाँ, मेम्ब्रेन एसिमेट्री फंक्शनली इंपॉर्टेंट है। बहुत सी प्रोसेसेस हैं, सिग्नलिंग हो, एपोप्टोसिस हो, जिसमें मेम्ब्रेन एसिमेट्री जो है रोल प्ले करने वाली है। तो ये सब स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। जहां पे साइटोसोलिक लीफलेट है, अगर वहां एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट होता तो शायद ये ऑप्शन भी सही होता। नेक्स्ट, which of the following, question number 32, which of the following occurs during human spermatogenesis? तो human spermatogenesis के बाद के टाइम पे कौन सा इनमें से जो इवेंट्स देके रखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमें ये देखना है, ठीक है, कौन सा हो रही है चीज। चलिए एनालाइज करते हैं सबको वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेटमेंट, मियोटिक अरेस्ट इन प्रोफेज 1 अंटिल फर्टिलाइजेशन। बात तो सुनी सुनी लग रही है, लेकिन ये बात होती कहां है? oogenesis में। oogenesis में मियोटिक अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में, स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं होता। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई अरेस्ट नहीं होता है, oogenesis में 2 टाइम्स अरेस्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो जी हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। So this is your correct statement. Next, formation of acrosome from Golgi apparatus. जी हाँ, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान गोल्जी अपरेटस से क्या बनता है? एक्रोसोम बनता है, जो किसमें मदद करेगा? पेनिट्रेशन में, एग पेनिट्रेशन में मदद करने वाला है। कहां से बनता है एक्रोसोम? गोल्जी से, बिल्कुल सही। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं प्रोजेस्टेरॉन, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इस बेसिस पे हम निकालते हैं। 1 और 2 आर करेक्ट? नहीं, करेक्ट ऑप्शन वो होगा जहां सेकंड और थर्ड करेक्ट दिए होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? Which is an essential component of integrated fish farming? So integrated fish farming क्या होता है? Integrated fish farming is a process जहां पे हम क्या करते हैं? फिश फार्मिंग को इंटीग्रेट कर देते हैं किसी और चीज के कल्टीवेशन के साथ, चाहे वो क्रॉप्स हो या फिर लाइव स्टॉक हो। इसका फायदा क्या है? आपके जो न्यूट्रिएंट्स आपको यहां से मिल रहे हैं उनकी रिसाइकलिंग हो जाएगी, कम से कम वेस्ट जो है प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा इसेंशियल कंपोनेंट है। हम सारे ऑप्शंस को एक 1 बाय 1 एनालाइज करते हैं। फर्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ लाइव स्टॉक और क्रॉप एंटरप्राइजेस टू एनहांस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये तो फैक्ट है कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फिश फार्मिंग के साथ लाइव स्टॉक या फिर क्रॉप का इनकॉर्पोरेशन करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एनहांस्ड हो। बिल्कुल सही बात है। अगले स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट रिलायंस सोनली ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजेशन फॉर पॉन्ड प्रोडक्टिविटी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग होती है, यहाँ पे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आर द नॉट द मेन कंपोनेंट। यहाँ पे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को प्रेफर करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आगे चलते हैं। स्ट्रिक्ट मोनोकल्चर। मोनोकल्चर तो बिल्कुल अलग ही आइडिया हो गया। स्ट्रिक्टली मोनोकल्चर विदाउट एंसिलरी एग्रीकल्चर इनपुट। तो यहाँ पे मोनोकल्चर तो है नहीं। देखो, ये 2 चीजें हमने आपस में इनकॉर्पोरेट की हैं, या फिर ये 2, तो मोनोकल्चर वाली तो बात ही नहीं है। तो ये भी बिल्कुल कट हो गया। मोनोकल्चर जो है कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट यूटिलाइजेशन इन द प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोहिबिशन तो नहीं, लेकिन एनकरेज किया जाता है ऑर्गेनिक यूटिलाइजेशन, है ना। ऑर्गेनिक यूटिलाइजेशन को एनकरेज किया जाता है, प्रोहिबिट तो नहीं किया जाता। तो ये भी एंटी बोल रहा है। दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द करेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर 1 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए।
So next question, question number 34. Choose the option that is appropriate about the given assertion and reason. तो आपको यहाँ पे assertion दिया है, reason दिया है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। असर्शन है रामसर साइट्स आर डिक्लेयर बेस्ड ऑन क्राइटेरिया दैट एम्फेसाइज फिश पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टूरिज्म वैल्यू। बिल्कुल गलत है। रामसर साइट्स जो हैं वो इस क्राइटेरिया पे बिल्कुल बेस्ड नहीं है। दे आर, जो क्राइटेरिया है दैट इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। तो क्राइटेरिया क्या है? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। सिर्फ फिश पॉपुलेशन डेंसिटी या टूरिज्म वैल्यू नहीं है, पर्टिकुलरली फॉर यहाँ पे जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वेटलैंड की, वो भी पर्टिकुलरली फॉर वाटर बर्ड्स और जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वाटर बर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये ऑप्शन हो गया आपका, असर्शन हो गया बिल्कुल गलत। बात करें रीजन का, रामसर कन्वेंशन प्राइमरली फोकसेस ऑन सस्टेनेबल फिशरीज एंड वेटलैंड डिपेंडेंट ह्यूमन लाइवलीहुड्स। रामसर कन्वेंशन ये कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स, इसका प्राइमरी फोकस क्या रहता है? कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। सिर्फ सस्टेनेबल फिशरीज और वेटलैंड डिपेंडेंट ह्यूमन लाइवलीहुड्स नहीं, ऑल्दो कन्वेंशन के स्कोप का पार्ट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव थोड़ा ब्रॉडर है। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्डलैंड, कंजर्वेशन ऑफ, ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम। तो इसका प्राइमरली फोकस जो है वो इस पे तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ऑप्शन दोनों ही गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? Which cell lineages are normal in number in SCID patients? Option A myeloid and arthroid, option B myeloid and lymphoid, lymphoid and arthroid, या फिर only lymphoid। चलिए SCID की बात करते हैं। SCID एक इम्यूनोडेफिशिएंसी है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनिटी। इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं पहले, तो क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसमें होता क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी। इसमें डिफेक्टिव सेल्स रहते हैं, कौन से? आपके टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो इसका फीचर क्या है? डिफेक्टिव टी या बी सेल्स। अब दोनों टी सेल्स और बी सेल्स कौन से लाइनेज से आते हैं? लिम्फोइड लाइनेज से, लिम्फोइड लाइनेज। तो स्किड में कौन सी लाइनेज जो है वो अफेक्ट हो रही है? लिम्फोइड लाइनेज। ठीक है, तो ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि लिम्फोइड तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहेंगे, इनका स्टेटस नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि ये तो अफेक्ट हो रहे हैं स्किड में। कौन से नॉर्मल रहेंगे? माइलॉइड और आर्थ्रॉइड, क्योंकि ये अफेक्ट नहीं हो रहे। अफेक्ट कौन से हो रहे हैं? लिम्फोइड। यहाँ पे बेसिकली लिम्फोइड देख के मैं कट कर सकती हूँ। आरबीसी तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होते, डब्ल्यूबीसी में भी लिम्फोइड वाले इफेक्ट हो रहे हैं, माइलॉइड वाले इफेक्ट नहीं हो रहे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, माइलॉइड एंड आर्थ्रॉइड। ये दोनों लाइनेज नॉर्मल रहेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द एनस इन। बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ब्लास्टोपोर एनस किसमें बनाता है? ब्लास्टोपोर एनस बनाता है ड्यूटेरोस्टोम्स में। ठीक है, बिल्कुल इंफॉर्मेशन पे है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स में उल्टा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, Which of the following options is correct based on assertion and reasoning below? फिर से assertion दिया है, reasoning दिया है, reason दिया है, आपने बताना है क्या सही है। assertion, reason जो है बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। तो देखते हैं स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज बाइल सॉल्ट्स आर इसेंशियल फॉर फैट डाइजेशन। तो आपको पता है बाइल सॉल्ट्स क्या है, वो क्या करवाते हैं? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और जिसपे फिर बाद में कौन सा एंजाइम काम करता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज।
ठीक है। सो ये क्या करवाते हैं, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दे आर इसेंशियल फॉर फैट डाइजेशन। अगर ये बड़े ड्रॉपलेट से छोटा ड्रॉपलेट्स बनाएंगे तभी वो फर्दर डाइजेस्ट किए जा सकते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज द्वारा। नेक्स्ट, दे एंजाइमेटिकली हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। बिल्कुल भी नहीं, जो बाइल सॉल्ट्स हैं इनके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, ये सिर्फ एमल्सिफिकेशन करते हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसके पास होगी, लाइपेज के पास, ठीक है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सही स्टेटमेंट सिर्फ ए है, तो हमें इस ऑप्शन पे जाना है जहां पे ए ट्रू है और आर फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एम्फिजीमा इंक्रीजेस टोटल लंग कॉम्प्लायंस, ठीक है। एम्फिजीमा क्या है, एम्फिजीमा है एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये क्या करती है, ये कॉज कर देती है डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर वॉल्स, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहे हैं, आपके एल्वुलर वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है, which leads to loss of recoil, loss of elastic recoil। और लंग कंप्लायंस क्या है, ये मेजर है कि लंग कितना स्ट्रेच कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। तो लॉस ऑफ लंग रिक्वाइल हो गया तो क्या हो जाएगा, लंग कंप्लायंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, पल्मोनरी फिब्रोसिस लीड्स टू रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो पल्मोनरी फिब्रोसिस जो है उसके कारण क्या होता है, लंग स्टिफ हो जाएंगे। लंग स्टिफ हो जाएंगे तो जो लंग वॉल्यूम्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, लंग्स वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएंगे। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ये भी करेक्ट है। एस्मा इज प्राइमरली एन ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। तो एस्मा आपको पता है उसमें जो एयरवेज या ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं, है ना। तो दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ये भी बिल्कुल सही है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अफेक्ट्स द एल्वुलर सरफेस एरिया। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मेनली ब्रोंकाई को अफेक्ट करते हैं, एयरवेज को अफेक्ट करते हैं, एल्वुलाई को डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करते, एल्वुलर एरिया को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 सही है, फोर्थ को लेकर थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में हूं क्योंकि इनडायरेक्टली तो कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं। तो दिस कैन बी राइट, दिस कैन बी रॉन्ग। मुझे ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 सिर्फ इस स्टेटमेंट में 1 2 3 भी सही है, तो इसके साथ यहाँ पे इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो दिस स्टेटमेंट को भी मैं सही में ले रही हूँ एंड ऑप्शन 4 इज करेक्ट इन द केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। The founder effect is most commonly associated with speciation model। तो यहाँ पे सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, पेरीपैट्रिक एंड हाइब्रिड स्पीशिएशन दिया है। आपसे पूछा है कि फाउंडर इफेक्ट किसके साथ एसोसिएटेड है। फाउंडर इफेक्ट क्या है, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट फिनोमेना है जहां पे एक पॉपुलेशन अलग होकर किसी नई जगह जाती है और नई जगह पे पॉपुलेशन फॉर्म कर देती है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो पहले हम समझते हैं सिम्पैट्रिक क्या है, पेरीपैट्रिक क्या है और पैरापैट्रिक क्या है। सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन है जहां पे नई स्पीशी की फॉर्मेशन हो जाती है लेकिन विदाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन। यहां पे विदाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन नई स्पीशी जो है बन जाती हैं। जैसे यहाँ पे कोई पॉपुलेशन थी, बीच में थोड़ा सा जेनेटिक चेंज आया और यहाँ पे नई स्पीशी बन गई, दिस इज सिम्पैट्रिक। बात करें पैरापैट्रिक की, पैरापैट्रिक में क्या होता है कि ये एक कोई स्पीशी थे, है ना, एक नए हैबिटेट से थोड़ा सा लॉग एंटर हुए, एडजेसेंटली स्पीशीज की फॉर्मेशन हो रही होती है। पेरीपैट्रिक क्या है, पेरीपैट्रिक में एक स्मॉल पॉपुलेशन जो है यहां से आइसोलेट हो गई, ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन आइसोलेट हो गई, नए हैबिटेट में चली गई और नए आइसोलेटेड हैबिटेट में यहां पे स्पीशिएशन हो गई। ये आइसोलेटेड हैबिटेट में हुई, ये एडजेसेंट में हुई और यहां पे कुछ जेनेटिक चेंज आ गया।
तो इस तरीके से स्पीशिएशन हो रही है। बात करें हाइब्रिड स्पीशिएशन की, तो यहाँ पे दो स्पीशीज की हाइब्रिडाइजेशन हो गई, दो स्पीशी में हाइब्रिडाइजेशन होने से हाइब्रिड बना और नई स्पीशी की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो इन सब चीजों के मतलब है, हमें देखना है कौन सा ज्यादा एसोसिएटेड है फाउंडर इफेक्ट के साथ। फाउंडर इफेक्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट फिनोमेना है, जहां पे एक पॉपुलेशन जो है वो अपने जो मेन पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, वहां से अलग जगह चली जाती है, मूव कर जाती है और वहां पे नई पॉपुलेशन फॉर्म करती है। तो यहाँ पे वो एग्जांपल जो सही बैठ रहा है वो यही है। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, पेरिपैट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पॉलीसेकेराइड्स? तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स देके रखे हैं और आपने बताना है कितने स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। चलिए देखते हैं। ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच देन अमाइलोपेक्टिन। जी हाँ, ग्लाइकोजन में अगर ब्रांचिंग की बात की जाए तो अमाइलोपेक्टिन से ग्लाइकोजन जो है ज्यादा ब्रांच्ड है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? करेक्ट हो गई। सेलुलोज हैज बीटा 1,4 लिंकेज। जी हाँ, सेलुलोज में बीटा 1,4 ही लिंकेज होती है, यही भी सही हो गई। स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ये मुझे गड़बड़ लग रहा है, स्टार्च किससे बना होता है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से, तो ये गलत है। स्टार्च किससे बना है? अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन से बना है स्टार्च, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? गलत। काइटिन कंटेन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, बिल्कुल सही है, काइटिन में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन भी होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। तो यहाँ पे ओनली 1 2 3 कितने स्टेटमेंट सही है? 3 स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी कि 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। Which statement about innate behavior is incorrect? innate behavior के बारे में ये 4 स्टेटमेंट्स देके रखी हैं और इनमें से कौन सी गलत है? तो पहले तो innate behavior क्या है? innate behavior एक ऐसा बिहेवियर है जो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, कोई लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बाय बर्थ हम में प्रेजेंट है, किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, किसी लर्निंग की जरूरत नहीं है, बाय बर्थ हम में प्रेजेंट है, दैट इज इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर क्या है? बाय बर्थ है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, किसी प्रैक्टिस और लर्निंग की जरूरत नहीं है। अब यही इंफॉर्मेशन से हम क्वेश्चन देखते हैं। इट इज परफॉर्म्ड करेक्टली द फर्स्ट टाइम विदाउट प्रैक्टिस। जी हाँ, कोई इनेट बिहेवियर है, बाय बर्थ है, तो पहली बारी में ही सही हो जाता है, किसी प्रैक्टिस और लर्निंग की जरूरत है नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। इट वेरीज ग्रेटली बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी। इनेट बिहेवियर जो है एक स्पीशी में जनरली यूनिफॉर्म रहता है, इंडिविजुअल में ज्यादा वेरी नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। वो वेरी नहीं करता है, वो यूनिफॉर्म रहता है कम से कम एक स्पीशी के अंदर। ठीक है, अगला, इट इज जेनेटिकली प्रोग्राम। जी हाँ, जेनेटिकली एनकोडेड है जो इनेट बिहेवियर है। ठीक है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज एन इनेट बिहेवियर। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है वो एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई से ट्रिगर होते हैं और ये इनेट बिहेवियर का ही एग्जांपल है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट है बी, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है, in a test cross of a plant heterozygous for 2 genes A and B, the following progeny frequencies were observed। तो एक टेस्ट क्रॉस करवाया है एक heterozygous प्लांट में। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, थोड़ी जगह बना रही हूं सॉल्विंग के लिए। ठीक है, काफी है। तो एक टेस्ट क्रॉस करवाया है एक प्लांट में जो हेटेरोजाइगस है 2 जीन्स के लिए A एंड B। तो हेटेरोजाइगस का मतलब ये कंडीशन है, टेस्ट क्रॉस करवाया मतलब रिसेसिव पेरेंट के साथ इसको क्रॉस करवा दिया। आपको क्या फ्रीक्वेंसीज मिली? आपको फ्रीक्वेंसीज मिली AB 40%, कैपिटल A स्मॉल b 10%, स्मॉल a कैपिटल B 10% एंड स्मॉल a स्मॉल b 40%। तो पहले तो यहाँ पे इन्फर करना है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स देके रखी हैं, अनलिंक्ड लिंक की बात की है, कपलिंग फेज है, रिपल्शन फेज है इसकी बात की है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बात की है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए पेरेंट्स कौन से हैं और रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था जो ज्यादा नंबर में होते हैं वो क्या होते हैं?
पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है, मतलब यहाँ पे पेरेंटल टाइप्स कौन से बनेंगे, ए बी एंड ए बी, ये कौन से बन गए, पेरेंटल टाइप्स। रिकॉम्बिनेंट्स कौन से बने, जो कम नंबर में है, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है, वो बने रिकॉम्बिनेंट्स, ए बी एंड ए बी। तो पहले तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल लेती हूं, तो इसका नंबर रिकॉम्बिनेशन कम होंगे, ये है रिकॉम्बिनेंट्स। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, कितने रिकॉम्बिनेंट्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो टोटल रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, 10 + 10 20, टोटल प्रोजेनी 40 10 10 60 और 100, ठीक है, इंटू 100। तो ये कितने बन गई, 20। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 20%। तो पहले तो क्या क्या मैं यहां से निकाल सकती हूँ, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20%। अब मुझे देखना है सिस फेज में है, कपलिंग फेज में है, या फिर ट्रांस फेज में है, रिपल्शन फेज में है। तो मैंने आपको बताया था सिस फेज का मतलब क्या है, अगर कंडीशन कुछ ऐसी हो, डोमिनेंट एक साथ, रिसेसिव एक साथ, तो ये होती है सिस कंडीशन। ट्रांस कंडीशन कौन सी होती है, जहां पे डोमिनेंट के साथ रिसेसिव, रिसेसिव के साथ डोमिनेंट है, ये है ट्रांस कंडीशन। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि डोमिनेंट अलील जो है सेम क्रोमोसोम पे है इन द केस ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स के केस में क्या है, डोमिनेंट अलील सेम क्रोमोसोम पे है, तो यहां पे कौन सा फेज आएगा, कपलिंग फेज, सिस फेज, ठीक है। अब पूछा है कि ये लिंक्ड है या नहीं, दे आर अनलिंक्ड एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती तो ऐसे रेशियोज आपको देखने को नहीं मिलते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमें रेशियो अलग देखने को मिलते हैं। तो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ पे जीन्स क्या है, लिंक्ड है। ओके, चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, ये अनलिंक्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। टाइटली लिंक्ड है, रिपल्शन फेज नहीं है, कपलिंग फेज में है, लिंक्ड है, और 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं, सही। कंप्लीट लिंकेज विद नो क्रॉसिंग ओवर नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 43 स्टेट्स दैट अंडर द वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 which of the following is or are new provisions introduced? रैशनलाइजेशन ऑफ शेड्यूल्स फ्रॉम 6 to 4। जी हाँ, अभी जो अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो शेड्यूल्स हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं फ्रॉम 6 to 4। सो ये बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। लीगलाइजेशन ऑफ एलिफेंट ओनरशिप फॉर टेम्पल यूज। तो ये अमेंडमेंट ने ट्रांसफर या फिर यूज एलिफेंट का फॉर टेम्पल यूज जो है वो परमिट किया है। बस बाकायदा आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड यू कैन एलिफेंट ओनरशिप कैन बी यूज फॉर द टेम्पल, रिलीजियस या फिर अलग पर्पसेस के लिए उसको यूज किया जा सकता है। थर्ड इज इंक्लूजन ऑफ साइट्स ऑब्लिगेशन डायरेक्टली इन द इंडियन लॉ। तो साइट्स की फुल फॉर्म क्या है, साइट स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीशी ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो इस अमेंडमेंट एक्ट में इस साइट्स ऑब्लिगेशन को भी इंडियन लॉ में ऐड किया गया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। डिक्लेरेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ये बिल्कुल गलत बात है। जो टाइगर रिजर्व की डिक्लेरेशन है, इस प्रोसेस में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का रोल है। सेंटर का कोऑर्डिनेटिंग रोल है, लेकिन स्टेट और सेंटर इस प्रोसेस में, ये टाइगर रिजर्व वाली प्रोसेस है, इसमें सेंटर का भी रोल है और स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाती है बिल्कुल गलत। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 to 3 आर द राइट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है which is the common immunological feature shared by nude mice and human with डी जॉर्ज syndrome। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा फीचर है जो न्यूड माइस में भी है और उन ह्यूमंस में भी जिनको डी जॉर्ज सिंड्रोम की बीमारी है। तो अगर न्यूड माइस की बात करूं, न्यूड माइस में थाइमस नहीं होता, लैक ऑफ थाइमस होगा। थाइमस नहीं होगा तो टी सेल की मैच्योरेशन कहाँ होगी,
तो मैच्योर टी सेल्स भी नहीं रहेंगे। मैच्योरेशन ऑफ टी सेल थाइमस में होती है ना, तो थाइमस नहीं है तो थाइमस के एब्सेंस के कारण मैच्योर्ड टी सेल्स भी एब्सेंट रहेंगे। न्यूड माइस में कुछ ऐसी कंडीशन है, इसलिए वहां पे क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। दूसरे फीचर ह्यूमंस में कौन सा बताया है, डी जॉर्ज सिंड्रोम। डी जॉर्ज सिंड्रोम में क्या हो जाता है, कॉन्जेनाइटल एब्सेंस या फिर हाइपोप्लेशिया ऑफ थाइमस। दोनों ही थाइमस रिलेटेड हैं। न्यूड माइस में लैक ऑफ थाइमस है और डी जॉर्ज सिंड्रोम में कॉन्जेनाइटल एब्सेंस और हाइपोप्लेशिया ऑफ थाइमस है। तो यहां भी क्योंकि थाइमस अफेक्टेड है तो टी सेल की मैच्योरेशन कहाँ होगी, तो टी सेल मैच्योर्ड टी सेल जो है वो आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स में, ऐसे इंडिविजुअल्स में एब्सेंट दिखेंगे। ठीक है, अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सेंस ऑफ मैच्योर्ड टी सेल्स ड्यू टू थाइमिक डिफेक्ट्स। ये दोनों न्यूड माइस की बात करूं या फिर डी जॉर्ज सिंड्रोम की बात करूं, दोनों में थाइमिक डिफेक्ट्स हैं एंड एब्सेंस ऑफ मैच्योर टी सेल रहेंगे। बिल्कुल सही। एब्सेंस ऑफ फंक्शन बी सेल, थाइमस का बी सेल के साथ तो कुछ लेना देना नहीं है, तो बी सेल की तो एब्सेंस नहीं होगी। डिफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन ये भी नहीं है और आईजीएम के साथ भी कुछ लेना देना नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एब्सेंस ऑफ मैच्योर टी सेल्स ड्यू टू थाइमिक डिफेक्ट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको मैच करना है, आपको कुछ पॉरीफेरेंस दे रखे हैं और आपको उनके कैनाल सिस्टम के साथ इन्हें मैच करना है। तो पॉरीफेरेंस यानी स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से वेरी करता है। ल्यूकोसिलोनिया जो है उसमें सिंपल बॉडी टाइप है और वहां पे एस्कॉन टाइप, एस्किनॉइड कैनाल सिस्टम होता है। साइफा में साइकॉन टाइप, साइकोनॉइड, और यूस्पोंजियम में ल्यूकेनॉइड। जैसे जैसे बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है कैनाल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सिंपल मैथ से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स व्हेन एडेड टू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आर प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स टू यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये पहले यूट्रोफिकेशन समझ लेते हैं। यूट्रोफिकेशन है कि जब पानी में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाता है क्योंकि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो गया है। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, यहां पे न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो चुका है जिसके कारण क्या हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है उसका न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, ऑक्सीजन डिप्लीशन ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, क्या है, आपके वाटर बॉडी है, कोई फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, वाटर बॉडी है, उसमें काफी ज्यादा एल्गी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन उस एक्सेसिव ग्रोथ के कारण, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के कारण जो आपकी ऑक्सीजन है वो डिप्लीट हो रही है। तो कौन से न्यूट्रिएंट जो हैं वो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स हैं इसके लिए याद रखना है आपको, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आर द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स टू यूट्रोफिकेशन। तो बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है। पोटाशियम और सल्फेट जो है वो एल्गी की पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाते हैं। कौन बढ़ा रहा है, नाइट्रेट और फॉस्फेट्स। ठीक है, पोटाशियम जो है लिमिटिंग, ये दोनों का इतना ज्यादा रोल नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 2, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है, फीमेल एलिफेंट्स हैव अ लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड एंड एक्सटेंडेड मैटरनल केयर। Males compete with each other for access to fertile females. Which aspect of parental investment theory is best illustrated in this explanation? ठीक है, यहां पे
कौन सी, आपको इस स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सी एस्पेक्ट जो है बेस्ट इलस्ट्रेट हो रही है इस एग्जाम्पल में। सो फीमेल एलिफेंट्स का गेस्टेशन पीरियड ज्यादा है, ज्यादा गेस्टेशन पीरियड है और मैटरनल केयर भी ज्यादा है, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, फीमेल्स में क्या है, लिख लेते हैं, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड और मैटरनल केयर एक्सटेंडेड, ठीक है। अब इसके कारण मेल जो हैं वो कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना वो गेस्टेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पेरेंटल केयर में। तो उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है, मिनिमल है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसका है, मेल और फीमेल में से फीमेल का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और मेल का मिनिमल इन्वेस्टमेंट है। तो इस कारण से जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, दैट इज फीमेल्स पे रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है। तो फीमेल के ऊपर जो है मेल और मेल जो है आपस में compete करेंगे ताकि वो फीमेल, क्योंकि फीमेल ही है जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर मेल्स का इन्वेस्टमेंट कम है तो इसलिए मेल और मेल जो हैं, मेल आपस में compete करेंगे फॉर द मेटिंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि फीमेल जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए। वो गेस्टेशन भी पीरियड भी यहाँ पे ज्यादा है और साथ में मैटरनल केयर भी एक्सटेंडेड है। पेरेंटल केयर कौन, मदर कर रही है, फीमेल्स कर रही हैं, तो इसलिए मेल का इन्वेस्टमेंट कम है, इसलिए मेल में कंपटीशन होगा फॉर द फीमेल। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रही है, फीमेल बायस सेक्स रेशियो डज नॉट नेसेसरली, नहीं, फीमेल बायस सेक्स रेशियो लीड्स टू मोनोगैमी। तो यहाँ पे फीमेल बायस सेक्स रेशियो डज नॉट नेसेसरली लीड टू द मोनोगैमी, ये हो गया गलत। मेल केयर इंक्रीजेज इंक्लूसिव फिटनेस, तो मेल केयर तो यहाँ है ही नहीं, बहुत कम है, तो ये भी गलत हो गया। मेल केयर इज मिनिमल एंड नॉट रेलिवेंट। अगला पॉइंट बोल रहा है इक्वल पेरेंटल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म पेयरिंग। तो यहाँ पे पेरेंटल इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल नहीं है, फीमेल की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मेल की इन्वेस्टमेंट कम है, तो ये भी गलत हो गया। हाई फीमेल इन्वेस्टमेंट सही बोल रहा है, लीड्स टू मेल एंड फीमेल कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे फीमेल की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो उसके कारण क्या हो रहा है, मेल टू मेल कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच फीचर डिफरेंशिएट्स मेंस्ट्रुअल फ्रॉम इस्ट्रस साइकिल इन द केस ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन सा फीचर इनमें से डिफरेंशिएट करता है मेंस्ट्रुअल और इस्ट्रल साइकिल को। तो इस्ट्रस साइकिल की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन में होती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियल लेयर है यूट्रस की, वो क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, और एंडोमेट्रियम रीएब्जॉर्ब हो जाती है इन द केस ऑफ इस्ट्रस साइकिल, है ना। ये डिफरेंस है बेसिक कि एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, और इस्ट्रस साइकिल में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो एंडोमेट्रियम एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, और यहाँ पे नो एक्सटर्नल ब्लीडिंग। ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल और इस्ट्रस साइकिल में। यहाँ पे इस्ट्रस साइकिल में फीमेल्स सेक्सुअली रिसेप्टिव सिर्फ इस्ट्रस, जिसको हीट बोलते हैं, उसी टाइम पे वो सेक्सुअली वो रहेंगी, रिसेप्टिव रहेंगी। चलिए तो हम ऑप्शंस देखते हैं कौन सा फीचर डिफरेंशिएट करता है। फर्स्ट ऑप्शन, प्रोजेस्टेरॉन सर्ज ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। तो प्रोजेस्टेरॉन सर्ज है ल्यूटियल फेज में, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी होता है, इस्ट्रस साइकिल में भी होता है, तो ये दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन है दोनों साइकिल में, तो इसलिए ये तो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। एलएच सर्ज ट्रिगर्स ओवुलेशन। एलएच सर्ज दोनों ही साइकिल में, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चाहे इस्ट्रस साइकिल हो, वहां पे वो ओवुलेशन को ट्रिगर करने वाला है, तो ये बात भी क्या हो गई,
कॉमन होगी। एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज शेड इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड होती है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियल लेयर जो है वो शेड होती है, लेकिन ईस्ट्रस साइकिल में वो ही लेयर रीएब्जॉर्ब हो जाती है। तो दिस इज अ डिफरेंस, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है लेकिन ईस्ट्रस में नहीं होता, तो ये डिफरेंशिएट कर रहा है। फर्टिलाइजेशन अकर इन द फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल है चाहे ईस्ट्रस साइकिल है, दोनों में फैलोपियन ट्यूब में ही होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में, आपको इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी करेक्ट है। चलिए तो स्टेटमेंट को वन बाय वन देखते हैं। सुपर क्लास रैंक्स अबव क्लास। तो जो रैंक्स हैं उनमें सुपर तब लगता है जब कोई चीज ऊपर हो, सब कब लगता है जब कोई चीज उसके नीचे हो। सब क्लास क्लास के बाद आएगा, सुपर क्लास उससे ऊपर आएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सुपर क्लास रैंक करेगी अबव द क्लास। जीनस इज अ ब्रॉडर रैंक देन फैमिली। ब्रॉडर रैंक कौन से होंगे? जो ऊपर आएंगे, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे उनकी ब्रॉडनेस कम होती जाएगी। तो किंगडम सबसे ब्रॉड है, उसके बाद फाइलम उससे कम ब्रॉड है, उसके बाद क्लास की पॉटलीन, ऑर्डर अदरवाइज, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। ठीक है, ये आपके मेन रैंक्स हैं। सबसे ब्रॉड है किंगडम, सबसे ज्यादा कम ब्रॉड है, सबसे नैरो है आपका स्पीशी। तो फैमिली और जीनस में से ज्यादा ब्रॉड कौन होगा? फैमिली। उसके अंदर ज्यादा चीजें आएंगी, बहुत से जीनस आएंगे, जीनस में बहुत सारी फैमिलीज नहीं आएंगी। तो यहाँ पे फैमिली इज अ ब्रॉडर रैंक, यहाँ पे उल्टा लिखा है, जीनस को ब्रॉडर लिखा है, तो ये क्या हो गया आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। अगला देखते हैं, सब ऑर्डर इज नेस्टेड विद इन ऑर्डर। ठीक है, तो सब ऑर्डर जो है वो ऑर्डर के बाद ही आएगा। ऑर्डर और फैमिली के यहाँ सुपर क्लास आएगा, ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर आएगा, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, स्पीशीज लाइज आउटसाइड द फॉर्मल हायरार्किकल रैंक्स। तो स्पीशी एक बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब देखो ये मैंने रैंक्स लिखे हैं, यहाँ पे स्पीशी लिखा हुआ है, तो इट डजंट लाई आउटसाइड द हायरार्किकल रैंक्स, बल्कि वो हायरार्किकल रैंक में ही है। तो ये फिर से स्टेटमेंट क्या हो गई? बिल्कुल गलत। अब करेक्ट आंसर ढूंढते हैं इस बेसिस पे। आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कौन सा रहेगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन ब्लड। तो आपको पता है जो CO2 ट्रांसपोर्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है वो 3 मेन वे में होता है। कौन कौन से? सबसे पहले आते हैं प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी? अबाउट 5 to 7%। ठीक है, एज बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस की तरह मतलब डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में गई 5 to 7%। बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में बहुत सारी जाती है, मैक्सिमम अबाउट 70% जो है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जा रही है। थर्ड स्टेट की बात करें, कार्ब अमीनो, ये दिया हुआ है आपको, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 70 ऐसे गई, 5 ऐसे गई, तो जो बच गई 20 to 25% वो इस फॉर्म में जाती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से होता है। अब आपसे पूछा है कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में कैसे कितने % जा रही है, तो बिल्कुल इजीली आप ऑप्शन नंबर सी पे लगा सकते हो, 20 से 25% जो है वो इस फॉर्म में जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली पेयर्ड लार्वल फॉर्म्स विद फाइला। तो यहाँ पे आपको कुछ लार्वल फॉर्म्स दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे कुछ फाइला दिए हैं, आपने देखना है कौन सी पेयरिंग जो है वो करेक्ट है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ट्रोकोफोर मोलस्का का लार्वा है, बिल्कुल सही, जी हाँ, ट्रोकोफोर मोलस्का का लार्वा है। बायपिनेरिया इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है, जी हाँ,
डायपिनेरिया जो है वो फ्री स्विमिंग लार्वा है किसका, इकाइनोडर्मेटा का। ग्लोचिडियम नीमेटोडा का लार्वा है, नहीं, ग्लोचिडियम किसका लार्वा है, मलस्का का ही लार्वा है, बाइवॉल्व्स का लार्वा होता है ना, तो ग्लोचिडियम नीमेटोडा का नहीं, ये फ्रेश वाटर बाइवॉल्व्स का, मलस्का में जो आते हैं उनका है, तो ये गलत हो गया, यहां पे होना चाहिए था मलस्का या फिर बाइवॉल्व्स। अगला देखते हैं नॉप्लियस। नॉप्लियस आर्थ्रोपोडा का लार्वा है, तो नॉप्लियस जो है फर्स्ट लार्वल स्टेज है किसमें, क्रस्टेशियंस में, और क्रस्टेशियंस किसमें आते हैं, आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं, सो ये ऑप्शन भी सही हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है और फोर्थ ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इजी। अगला देखते हैं, ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कि फीमेल अफ्रीकन लाइन्स consistently prefer males with darker fuller manes, a trait associated with higher progesterone level and greater mating success. Which evolutionary explanation best accounts for this preference? तो फीमेल्स जो हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, उन मेल्स को ज्यादा प्रेफर कर रही हैं जिनके पास क्या है, अट्रैक्टिव ट्रेट्स हैं। अब इस ऐसे मेल्स को अगर वो लोग प्रेफर कर रहे हैं, वैसे फीमेल्स ऐसे मेल को प्रेफर कर रही हैं, तो उनको तो खुद को कुछ फायदा नहीं है, मेल के सुंदर होने से उनका सर्वाइवल तो नहीं बढ़ रहा, खुद का फायदा तो नहीं देख रही है, फायदा किसका देख रही है कि जो उनका आने वाला सन होगा या फिर जो उनकी आने वाली प्रोजेनी होगी उसकी जो मेटिंग सक्सेस है वो बढ़ जाए, सुंदर मेल होगा तो उसकी मेटिंग सक्सेस जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वो अपना सर्वाइवल ना सोच के अपने होने वाले प्रोजेनी का फायदा सोच रहे हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, पहला है किन सिलेक्शन टू एंश्योर इंक्लूसिव फिटनेस। तो किन सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे हम रिलेटिव्स की हेल्प करते हैं, तो रिलेटिव्स की मदद तो नहीं हो रही है अट्रैक्टिव मेल्स को सिलेक्ट करके, तो ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट बेनिफिट हाइपोथेसिस, तो फीमेल को खुद को कोई डायरेक्ट बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है ना, जो डार्कर फुलर मेन वाला मेल है उसको सिलेक्ट करने से उसको खुद को तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं है ना, मेल मेल अगर जो राइवलरी होती है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन, तो ये भी गलत है। सेक्सी सन हाइपोथेसिस, यहाँ पे ये खुद का फायदा ना देख के किसके लिए इस मेल को सिलेक्ट कर रही है, ताकि उनका जो सन है उसमें मेटिंग सक्सेस हो, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेक्सी सन हाइपोथेसिस या फिर फिशेरियन सेक्सुअल सिलेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है the mechanism that maintains a constant glomerular filtration rate despite fluctuation in blood pressure is, तो यहाँ पे आपको ये कुछ मैकेनिज्म दे के रखे हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन कर रख रहा है, जबकि जो आपका ब्लड प्रेशर है उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है। क्यों जरूरी है कि ये कांस्टेंट रहे, इसलिए ताकि किडनी को कोई डैमेज ना हो। तो सब ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले आ गया पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन नहीं रेगुलेट करता है। सेकंड आ गया रीनल ऑटो रेगुलेशन बाय ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। एक्चुअली होता क्या है, रीनल ऑटो रेगुलेशन ट्यूबुलर फीडबैक में क्या होता है, जो मैक्युला डेंसा सेल्स हैं, मैक्युला डेंसा सेल किस पे प्रेजेंट होते हैं, डिस्टल ट्रिब्यूल पे। डिस्टल ट्रिब्यूल पे प्रेजेंट है मैक्युला डेंसा सेल, जो सेंस करते हैं सोडियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन को, सोडियम कंसंट्रेशन को सेंस करते हैं और कैल्शियम कंसंट्रेशन, इन आयंस की कंसंट्रेशन को सेंस करते हैं। अगर सोडियम के कंसंट्रेशन हाई है, लेट अस सपोज कि सोडियम की कंसंट्रेशन हाई है, तो हाई सोडियम कंसंट्रेशन से क्या होता है, जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है, एफेरेंट आर्ट्रियोल वो कंस्ट्रिक्ट करेगा। एफेरेंट आर्ट्रियोल में क्या हो जाएगी, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, और कंस्ट्रिक्शन के कारण जो जीएफआर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंस्ट्रिक्शन हुई और जीएफआर डिक्रीज हो गया। अब बात करें अगर यही सोडियम अगर कम हो जाए, ठीक है, लो सोडियम, हाई सोडियम देख लिया, तो लो सोडियम पे जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है वो डायलेट करेगा, इस बार कंस्ट्रिक्ट नहीं उल्टा होगा, डायलेट हो जाएगा, और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो
बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका कांस्टेंट फिल्ट्रेशन हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कांस्टेंट है, जो आपके बीपी चाहे ज्यादा हो कम हो, ब्लड प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट रेट रह रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीनल ऑटोलैगुएशन, जहां पे मैक्युलर डेंसा सेल्स हैं डिस्टल टिब्यूल के, जो क्या कर रहे हैं, ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक है, वो सेंस कर रहे हैं आयंस को। अगर सोडियम कम है तो एफरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रिक्ट करवा दे रहे हैं ताकि जीएफआर कम हो जाए, अगर सोडियम ज्यादा है तो इसको डायलेट करवा दे रहे हैं ताकि जीएफआर बढ़ जाए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, और रीनल ऑटो रेगुलेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिया जो है कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन में इन्वॉल्व है, ये जीएफआर मेंटेनेंस में इन्वॉल्व नहीं रहेगा। स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस, तो ये कंट्रोल करेंगे एडीएच रिलीज को, एंटी डायरेटिक हार्मोन के रिलीज को, वाटर बैलेंस को, लेकिन जीएफआर को कांस्टेंट रखने में इनका रोल नहीं रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और आपको असर्शन रीजन दिया है और आपको बताना है कि कौन सी ट्रू है, असर्शन रीजन सही है, गलत है, असर्शन का रीजन जो है वो सही है। तो पहली स्टेटमेंट असर्शन क्या बोलती है, द हिस्टोन H1 इज पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। तो हिस्टोन H1 की अगर मैं बात करूं, अगर न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल की बात करें, ऑक्टामर होता है ना, न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल क्या है, ऑक्टामर है। ऑक्टामर है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, H2A, H2B, H3 और H4। H1 तो प्रेजेंट नहीं होता है, H1 को लिंकर हिस्टोन बोलते हैं, है ना, वो न्यूक्लियोसोम को लिंक करने में मदद करता है, लेकिन ऑक्टामर में ये पार्टिसिपेट नहीं करता। ऑक्टामर की फॉर्मेशन में ये ही पार्टिसिपेट करते हैं 4 हिस्टोन्स। तो ये क्या हो गई स्टेटमेंट, बिल्कुल गलत। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, H1 स्टेबलाइजेस द 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर बाय लिंकिंग एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम। हाँ, लिंकिंग की तरह ये काम करता है, ठीक है, लिंकेज में H1 रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, A इज फॉल्स, R इज ट्रू। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द नेशनल पार्क्स विद द प्रोमिनेंट इनहैबिटेंट स्पीशी। तो आपको लेफ्ट साइड पे कुछ नेशनल पार्क दे के रखे हैं और राइट साइड पे कुछ प्रोमिनेंट स्पीशी, तो आपने इसको मैच करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सुंदरबंस नेशनल पार्क की बात करूं तो इट इज फेमस फॉर द बंगाल टाइगर, है ना, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। तो यहाँ पे 1 का 2 हो गया, 2 ऑप्शन अभी मेरे पास। हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, इट इज प्रेजेंट इन लद्दाख, लद्दाख में है, और इट इज फेमस फॉर स्नो लेपर्ड, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट में स्नो लेपर्ड के लिए है। अगला देखते हैं, दाचिगम नेशनल पार्क। दाचिगम नेशनल पार्क में आपको पता है कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, कश्मीरी स्टैग को क्या बोलते हैं, हंगुल, तो इसको मैच कर देंगे यहां से। डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान के एरिड रीजन्स में है, यहाँ क्या पाया जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फाइनली बच गया आपका एरेविकुलम नेशनल पार्क। एरेविकुलम नेशनल पार्क वेस्टर्न घाट्स में है, यहाँ एक एंडेमिक गोट की स्पीशी पाई जाती है, नीलगिरी ताहर। तो यहाँ हमने ये मैच किया, अब इसके बेसिस पे करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फिफ्थ, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फिफ्थ, ये थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ का थर्ड, फोर्थ का थर्ड एंड फिफ्थ का फोर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स अंडरगोज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे के रखे हैं और पूछा है कौन जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कर रहा है, होलो मेटाबोलिस डेवलपमेंट। तो मेटामॉर्फोसिस जो इंसेक्ट में है वो या तो कंप्लीट हो सकती है, जो यहाँ पे लिखा है होलो मेटाबोलिस, या फिर इनकम्प्लीट हो सकती है, हेमी मेटाबोलिस। डेवलपमेंट अगर कंप्लीट है तो होलो है, इनकम्प्लीट है तो हेमी है। तो जो होलो है उसमें क्या होता है, उसमें कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, उसमें आते हैं एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट।
इनकम्प्लीट में आते हैं एग, निम्फ, अडल्ट। यहां पे क्या होता है, निम्फ जो होता है इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट वो अडल्ट की तरह दिखता है और ग्रेजुअली डेवलप कर देता है विंग्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये इसकी तरह दिखता है। लेकिन अगर मैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करूं तो लार्वा जो है इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। उसकी हैबिट, उसका रिजेम्बलेंस जो है अडल्ट के साथ नहीं है, वो कंप्लीटली डिफरेंट रहता है अडल्ट से। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के एग्जाम्पल हैं आपकी मॉस्किटो, फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, फ्लाई, बटरफ्लाई, बीटल्स एक्सेट्रा। काफी सारे एग्जांपल्स हैं, हमने कुछ मेन देख लिए। और इनकम्प्लीट की बात करूं तो इनकम्प्लीट में आ जाते हैं आपके ग्रास हॉपर, कॉकरोच, टर्माइट। यहां पे आ गया ग्रास हॉपर, कॉकरोच, टर्माइट एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने देख लिया मेटामॉर्फोसिस दो टाइप की है, कंप्लीट होलो मेटाबॉलस, इनकम्प्लीट हेमी मेटाबॉलस। तो इस बेसिस पे अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देके रखे हैं, ग्रास हॉपर इनकम्प्लीट में आएगा, कॉकरोच इनकम्प्लीट में आएगा, टर्माइट इनकम्प्लीट में आएगा, कंप्लीट में आएगी आपकी बटरफ्लाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसरप्ट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम कुछ कंडीशंस जो है वो एज्यूम करता है, अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होंगी तो वो डिसरप्ट हो जाएगा। पहले हम वो कंडीशंस देख लेते हैं, कौन कौन सी कंडीशन फॉर हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है, लार्ज पॉपुलेशन साइज, लार्ज पॉपुलेशन साइज। उसके बाद रैंडम मेटिंग। ठीक है, ये कंडीशंस अगर प्रेजेंट नहीं होंगी तो ये इक्विलिब्रियम डिसरप्ट हो जाएगा। रैंडम मेटिंग, नो म्यूटेशन, रैंडम मेटिंग हो रही है, कोई म्यूटेशन नहीं हो रही, नो सिलेक्शन एंड नो माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब जीन फ्लो नहीं हो रहा, नो माइग्रेशन लिख दूंगी, जीन फ्लो। तो ये कुछ कंडीशन है हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए, अगर ये फॉलो नहीं होंगी तो ये हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी है असोर्टेटिव मेटिंग। असोर्टेटिव मेटिंग का मतलब क्या है, नॉन रैंडम मेटिंग। तो हार्डी-वीनबर्ग तो रैंडम मेटिंग बोलता था, तो ये क्या कर सकती है, ये है एक डिसरप्टर, ये डिसरप्ट कर सकती है हार्डी-वीनबर्ग को। ठीक है, ये क्या कर सकती है, डिसरप्ट कर सकती है। अगला आ गया जीन फ्लो। तो ये हार्डी-वीनबर्ग बोलता है कि माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या कर रहा है, डिसरप्ट कर रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है रैंडम मेटिंग। तो रैंडम मेटिंग तो इसको सेटिस्फाई कर रही है। और फोर्थ आता है स्मॉल पॉपुलेशन साइज। तो ये तो बोलता था लार्ज पॉपुलेशन साइज, तो ये भी क्या कर रहा है, डिसरप्ट कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, जहां पे डिसरप्टर्स पूछे हैं तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अ फीमेल इज हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। एक फीमेल है जो हेट्रोजाइगस है सिकल सेल एनीमिया के लिए। शी मैरीज अ मैन हु इज ऑल्सो अ कैरियर। वो एक जिस मैन से मैरी कर, जिससे शादी कर रही है, वो भी एक कैरियर है, हेट्रोजाइगस है, AS फीमेल और मेल भी क्या है, हेट्रोजाइगस। इन दोनों में मैरिज हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर थर्ड चाइल्ड स्पेसिफिकली विल बी अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका थर्ड चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड रहेगा। थर्ड चाइल्ड के होने की प्रोबेबिलिटी के लिए पहले मैं पनेट स्क्वायर बना दूं, नॉर्मल सिकल सेल एनीमिया, नॉर्मल सिकल सेल एनीमिया। अगर वो कैरियर है मतलब उसमें जो दो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक में वो प्रॉब्लम, एक में वहाँ म्यूटेशन हुई है, एक में नहीं हुई, तो ये नॉर्मल है, ये म्यूटेटेड है, ये नॉर्मल है, म्यूटेटेड है, गैमीट्स बन गए। हम क्या बनाएंगे, पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में गैमीट लिख देती हूँ, मेल के, फीमेल के, फिल करो, AA, AS, AS एंड SS। तो यहाँ पे ये जो AS कंडीशन है, ये दोनों क्या रहेंगे, ये होंगे कैरियर्स। S वाले क्या होंगे, अफेक्टेड।
और जो डबल ए है ये क्या है, अनअफेक्टेड एंड नॉर्मल। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी कि उनका चाइल्ड अफेक्टेड होगा कितनी होगी, 1/4। टोटल 4 है और अफेक्टेड कितना है, 1/4। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1/4। हर एक चाइल्ड के अफेक्टेड होने के कितने चांसेस हैं, 25%, क्योंकि गैमीट्स बनेंगे और ये पनेट स्क्वायर से आपने देख लिया कि 4 में से एक जो है वो अफेक्टेड होगा और 2 कैरियर होंगे और एक होमोजाइगस नॉर्मल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिट फिश कल्चर टिपिकली इंक्लूड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन देके रखे हैं और आपसे पूछा है कंपोजिट फिश कल्चर क्या इंक्लूड करेगा। कंपोजिट फिश कल्चर होता क्या है, जहां हम एक ही पॉन्ड में मल्टीपल स्पीशीज को एक साथ रियर करते हैं। मल्टीपल स्पीशी को, कटला, रोहू, मृगल को एक ही पॉन्ड में, क्योंकि उनके क्या थे, उनके फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट थे, अलग अलग चीजों पे फीड कर रही थी, उनके नीश अलग अलग थे, तो मैंने उनको एक ही पॉन्ड में एक साथ रियर कर लिया, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, मैक्सिमाइज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्या कंपोजिट फिश कल्चर टिपिकली इंक्लूड्स ओनली कैटफिश स्पीशीज। अगर ओनली कैटफिश स्पीशी होगी तो मतलब एक ही स्पीशी है, तो ये मोनोकल्चर होगा, ये तो कंपोजिट फिश कल्चर नहीं है। आगे चलते हैं, मल्टीपल कंपैटिबल स्पीशी ऑक्युपाइंग डिफरेंट ट्रॉफिकल लेवल्स। तो यही तो करते हैं कंपोजिट में, कटला, रोहू, मृगल को एक साथ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, ताकि हमारे को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, तो हम मल्टीपल स्पीशी को एक साथ रियर करते हैं। करेक्ट ऑप्शन। फिश मोनोकल्चर, मोनोकल्चर वाली बात तो आई नहीं, कंपोजिट में हम मल्टीपल फिश का कल्चर करते हैं, पॉलीकल्चर करते हैं, तो ये गलत है। एंड ओनली ऑर्नामेंटल, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। Which of the following structural features of mammalian hair are correctly matched with their description or function? तो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स दिए हैं और आपने देखना है कि वो डिस्क्रिप्शन और फंक्शन के साथ करेक्टली मैच्ड हैं या नहीं। चलिए शुरू से देखते हैं। तो फर्स्ट इज क्यूटिकल। क्यूटिकल के बारे में लिखा है कि दिस इज सिंगल लेयर ऑफ ओवरलैपिंग फ्लैटेंड सेल दैट प्रोटेक्ट इनर लेयर्स, इनर हेयर लेयर्स। तो ये बिल्कुल सही है। क्यूटिकल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल ठीक है। इट इज द आउटर लेयर ऑफ ओवरलैपिंग फ्लैटेंड सेल्स, और वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इनर लेयर्स को। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है, तो इसको लिख देती हूँ ट्रू। ठीक है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कंटेन्स केराटिन फाइबर्स एंड पिगमेंट ग्रेन्यूल्स प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड कलर। तो ये बिल्कुल सही है। कॉर्टेक्स में केराटिन फाइबर्स और पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं जो स्ट्रेंथ और कलर प्रोवाइड करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज मेडुला। मेडुला के बारे में लिखा है सेंट्रल होलो शाफ्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन गार्ड हेयर्स एंड विब्रेसे। तो सेंट्रल कोर मे बी एब्सेंट इन सम हेयर, हमेशा हॉलो होगा ये भी जरूरी नहीं है, और गार्ड हेयर और विब्रेसे में प्रेजेंट भी नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई है इधर, फॉल्स, बिल्कुल गलत। अगला देखते हैं हेयर मैट्रिक्स। हेयर मैट्रिक्स के बारे में लिखा है कि इट इज माइटोटिकली एक्टिव जोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द हेयर शाफ्ट। बिल्कुल सही है। इट इज द माइटोटिकली एक्टिव रीजन जो हेयर फॉलिकल के बेस पे होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हेयर शाफ्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, जहां पे ये लिखा है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द लाइकली कॉज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलिटिस इज। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटिस क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, जहां पे बॉडी जो है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब इम्यून सेल अपनी ही बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे अटैक हो रहा है पेनक्रियास के बीटा सेल पे, जो इंसुलिन बनाते हैं उन पे अटैक हो जाता है, एंड दिस कॉजेज टाइप 1 डायबिटीज मेलिटिस, या फिर इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। क्या है ये, ऑटो इम्यून अटैक ऑन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, जो कि इंसुलिन बनाते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं ऑप्शन ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अगले देख लेते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस इन पैनक्रियाटिक डिजीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो पेरिफेरल टिश्यू में है वो फीचर है डायबिटीज मेलिटस का, लेकिन कौन सी डायबिटीज मेलिटस का फीचर है ये, टाइप 2।
टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा होता है, टाइप 1 में तो यही वाला है, फर्स्ट वाला ही। उसके बाद ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागन। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागन जो है वो इस कंडीशन को और ज्यादा वर्सन कर सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन को, लेकिन उसको कॉज नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉज तो नहीं है, इसलिए ये भी गलत। एक्सेसिव इंसुलिन सिक्रीशन, ये क्या करेगा, शुगर, ब्लड शुगर को लोअर कर देगा, ये तो डायबिटीज का उल्टा हो गया, तो ये भी गलत है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज वैलिड फॉर द फॉलोइंग असर्शन रीजनिंग। यहाँ पे आपको असर्शन दिया है, रीजन दिया है, आपने बोलना है कि कौन सा ऑप्शन वैलिड है। तो असर्शन बोलता है पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन इंक्लूड द सेंट्रोमियर। तो हमने पैरा इन्वर्जन दो टाइप की देखी थी, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक कौन सी है, जिसमें सेंट्रोमियर होता है, पैरासेंट्रिक जो सेंट्रोमियर से बाहर होती हैं। तो पेरिसेंट्रिक इंक्लूड द सेंट्रोमियर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दे अकर इन द टेलोमेरिक रीजन्स। अब देखो ये कहां हो रही है, सेंट्रोमियर में हो रही है। तो टेलोमियर और सेंट्रोमियर उल्टी उल्टी बात बोल रहा है, एक तरफ ये बोल रहा है सेंट्रोमियर में हो रही है, एक तरफ बोल रहा है टेलोमियर में हो रही है। तो पेरिसेंट्रिक जो हैं वो सेंट्रोमियर में होती हैं, टेलोमियर में नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत। तो करेक्ट आंसर होगा कि ए सही है और आर जो है वो फॉल्स है। ऑप्शन नंबर बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिलेज इकोलॉजिकल सक्सेशन। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दे के रखे हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिले करेगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, जब एक कम्युनिटी को ग्रेजुअल, देखो एक कम्युनिटी है उसकी ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट हो जाए दूसरी कम्युनिटी से ओवर टाइम। व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? इट इज ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर कम्युनिटी ओवर टाइम। समय के साथ साथ क्या हुआ कि एक कम्युनिटी रिप्लेस हो गई, उसकी जगह दूसरी कम्युनिटी आ गई। ठीक है, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। आपसे पूछा है कि ये जो फैक्टर्स देके रखे हैं इनमें से कौन डिले करता है इकोलॉजिकल सक्सेशन को। तो सबको देखते हैं वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, फ्रीक्वेंट फायर्स। अगर फ्रीक्वेंट फायर्स होंगी, देखो यहाँ पे एक कम्युनिटी है, इसकी जगह दूसरी कम्युनिटी ने आना है। ठीक है, इसके बाद पायनीर है, फिर दूसरी आएगी, ऐसे ऐसे करके कम्युनिटीज आएंगी। अगर फ्रीक्वेंट फायर्स होती रही, आग लगती रही, तो क्या होगा, जो आपकी कम्युनिटी है वो तो डिवाइड हो जाएंगी। जो यहाँ स्पीशी होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय, डिवाइडिंग डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब उनकी डिस्ट्रक्शन से आपकी इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रमोट तो नहीं होगी, लेकिन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहीं पे डिलेज ही पूछा है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि फ्रीक्वेंट फायर से क्या होगा, प्रमोट तो नहीं होगा लेकिन डिले हो जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगला है रिच सीड बैंक। अगर रिच सीड बैंक होगा, सीड्स होंगे, है ना, सीड्स होंगे तो क्या होगा, कोलोनाइजेशन होगी। कोलोनाइजेशन होगी तो सक्सेशन प्रमोट होगी। सीड्स के कारण क्या होगा, कोलोनाइजेशन, और अगर कोलोनाइजेशन हुई तो सक्सेशन प्रमोट हो रही है, घट नहीं रही, डिले नहीं हो रही। तो ये क्या कर रहा है, प्रमोट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल। अगर न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल होगी तो क्या होगा, प्लांट ग्रोथ लिमिट हो जाएगी, ये लिमिट कर देगी प्लांट ग्रोथ को। और अगर प्लांट ग्रोथ लिमिट हो गई तो आपकी जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो डिले हो जाएगी, है ना। अगला ऑप्शन है हर्बीवोर ओवरग्रेजिंग। अगर हर्बीवोर ओवरग्रेजिंग करेंगे, जो वेजिटेशन है वो रिमूव हो जाएगी, वेजिटेशन रिमूव, और वेजिटेशन अगर रिमूव हो गई तो फिर से डिले रहेगा इन द केस ऑफ सक्सेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, डिले कर रहे हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 64 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, ये बोल रहा है अ 28-year-old मेल प्रेजेंट्स विद इनफर्टिलिटी। ठीक है, सीमन एनालिसिस शोज लो स्पर्म काउंट एंड एब्सेंस ऑफ मोटाइल स्पर्म।
टेस्टिकुलर बायोप्सी शोज एब्सेंस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली डिफेक्टिव। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि एक पर्सन है, 28 साल का लड़का है जिसमें इनफर्टिलिटी है, तो जब उसमें देखा गया सीमन का एनालिसिस किया तो वहां पता चला कि उसका स्पर्म काउंट काफी कम है और साथ में स्पर्म में मोटिलिटी भी नहीं है। टेस्टिकुलर बायोप्सी से पता चला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही एब्सेंट है। तो कौन सा इनमें से डिफेक्टिव है, चलो एक एक करके देखते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करते हैं लेकिन ट्यूब्यूल से इनका कोई लेना देना नहीं है ना। अगर इनमें गड़बड़ होती, डिफेक्ट होता तो स्पर्म में गड़बड़ होती, स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक नहीं होती, लेकिन स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से तो इनका कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत, ये डिफेक्टिव होंगे तो ये कंडीशन आएगी एब्सेंस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जर्मिनल एपिथेलियम, अब देखो जर्मिनल एपिथेलियम क्या करती है, ये लाइन करती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दे आर लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम और इसी में होते हैं आपके स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल्स और सर्टोली सेल्स, और यही प्रोड्यूस करती है स्पर्म। अगर इसमें डिफेक्ट आ गया, ये लाइन कर रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, अगर इसमें डिफेक्ट आ गया तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये डिफेक्टिव हुई क्योंकि ये सेमिनिफेरस को ट्यूब्यूल को लाइन कर रही है, तो आपका क्या रहेगा, डिफेक्ट इन ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स में भी, स्पर्मेटोगोनिया में भी, स्पर्म में भी, और इसी कारण से शायद एक कंडीशन आ रही है। अगला देखते हैं लीडिक सेल्स। लीडिक सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रक्चर मतलब ट्यूब्यूल्स के एब्सेंस में इनका भी कुछ वो नहीं हो सकता। एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस में स्पर्म मैचुरेशन होती है, अगर एपिडिडाइमस में गड़बड़ हो तो स्पर्म में हो सकता है मोटिलिटी ना आई हो, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की एब्सेंस को ये नहीं बता सकता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जर्मिनल एपिथेलियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विच कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे इज इनिशिएटेड बाय मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन बाइंडिंग टू माइक्रोबियल सरफेस। तो कॉम्प्लीमेंटेशन पाथवे जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, कौन से, क्लासिकल, ऑल्टरनेटिव एंड लैक्टिन पाथवे। ये दोनों एक तरीके से काम करते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि इनिशिएशन कैसे होती है। जो क्लासिकल पाथवे हैं वो किससे ट्रिगर होते हैं, जब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है तब ये स्टार्ट होते हैं। जो ऑल्टरनेटिव है वो पैथोजन सरफेस, इसमें एंटीबॉडी की जरूरत नहीं पड़ती, ये पैथोजन सरफेस से एक्टिवेट होते हैं। और लैक्टिन जो है वो स्टार्ट होते हैं मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन से, और ये तीनों फाइनली मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और सेल की लाइसिस करवा देते हैं। तो यहाँ पूछा है मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन से कौन से पाथवे एक्टिवेट होते हैं, तो सिंपली लैक्टिन जो है वो इनिशिएट होते हैं मैनोज बाइंडिंग से। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, cysticercosis in humans is caused by infection with which of the following stages of Taenia solium? Option A, hexacanth embryo from ingested eggs. Option B, gravid proglottids. Option C, bladder worm cysticercus acquired from undercooked pork. या फिर adult tapeworm scolex attaching to the intestinal mucosa. इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बार ब्रीफली समझते हैं टेनिया सोलियम की लाइफ साइकिल। तो टेनिया सोलियम में क्या होता है, अडल्ट टेपवर्म, ह्यूमन अडल्ट से शुरू करते हैं। तो अडल्ट कहाँ रहता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में। ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये रिलीज करता है एग। एग कहाँ जाएंगे, फीसिस में। एग्स में क्या है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है। एडल्ट कहाँ है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और इसने एग्स रिलीज कर दिए फेसिस में, जिनमें क्या है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। अब जो ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स हैं, ह्यूमंस इंजेस्ट कर लेता है एग को। ये जो एग हैं दे आर इंजेस्टेड बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमंस एग को इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और एग हैच करते हैं इनटू हेक्साकैंथ एम्ब्रियो। हेक्साकैंथ एम्ब्रियो
क्या हुआ, एडल्ट में इंटेस्टाइन में एडल्ट था, ह्यूमन इंटेस्टाइन में एडल्ट था, जिससे एग्स बने, एग फीसिस में रिलीज हुए, फीको ओरल रूट के थ्रू ह्यूमन ने इंजेस्ट कर लिया एग को, और ये एग फिर से इंटेस्टाइन में बन गए हेक्साकांथ एम्ब्रियो। हेक्साकांथ एम्ब्रियो पेनिट्रेट करता है इंटेस्टाइनल वॉल को, डेवलप होता है सिस्टी सर्की में, सिस्टी सर्की, और कॉज करता है सिस्टी सर्कोसिस। ठीक है, तो सिस्टी सर्कोसिस जो है वो कौन सा स्टेज कॉज कर रहा है, हेक्साकांथ एम्ब्रियो। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हेक्साकांथ एम्ब्रियो। जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का सिर्फ एक काम है, क्या काम है, एग्स रिलीज करना। ब्लैडर वॉर्म अंडरकुक्ड पॉक अगर आपने खा लिया तो वो आपको इंटेस्टाइनल टिनियसिस हो सकती है, लेकिन सिस्टिसर्कोसिस नहीं। उसके बाद एडल्ट टेपवर्म स्कॉलेक्स अगर अटैच कर जाए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के साथ तो वो इंटेस्टाइनल इंफेक्शन कॉज कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हेक्साकांथ एम्ब्रियो, जो पेनिट्रेट करता है इंटेस्टाइनल वॉल को और डेवलप कर जाता है सिस्टी सर्की में और कॉज करता है सिस्टी सर्कोसिस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 67, मैच ईसीजी कंपोनेंट्स विद द कॉरेस्पॉन्डिंग कार्डियक इलेक्ट्रिक इवेंट्स। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको ईसीजी के कंपोनेंट्स दिए हैं, राइट साइड पे आपको इवेंट्स दिए हैं, आपको मैच करना है। ठीक है, तो पी वेव का वो क्या सिग्निफाई कर रही है, पी वेव बताती है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, पी आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, क्यू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, टी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, और पी आर इंटरवल बताता है एवी नॉट का कंडक्शन टाइम। तो क्या होगा, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट, हाँ जी, फोर्थ का फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोलता है विच ब्रीदिंग मेथड इज प्रेफर्ड फॉर रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ मिल्क यील्ड इन कैटल। अगर मिल्क यील्ड बढ़ानी हो तो कौन सा मेथड जो है वो प्रेफर किया जाएगा। ये जो आपको 4 मेथड दे के रखे हैं इनमें से देखो, देखते हैं। फर्स्ट मेथड इज रैंडम मेटिंग। अगर रैंडम मेटिंग होगी तो कोई कंट्रोल नहीं रहेगा कौन सा ट्रेट आ रहा है। तो डिजायरेबल ट्रेट हमारा है कि हमने मिल्क यील्ड को इंप्रूव करना है। अगर रैंडम मेटिंग होगी तो रैंडम ट्रेट्स आएंगे, तो ये तो हमारे को डिजायरेबल ट्रेट नहीं देगा, ये हो गया गलत। बैक क्रॉस में क्या करते हैं, पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाने से आपको पेरेंटल कैरेक्टर मिलेंगे, आपका इंप्रूवमेंट ऑफ मिल्क यील्ड फिर भी अचीव नहीं होगा, तो ये भी क्या है, गलत एग्जाम्पल। क्रॉस ब्रीडिंग विद शीप, अब आप काऊ का क्रॉस ब्रीडिंग शीप के साथ करवा दो तो उससे तो आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिलने वाला, नॉट पॉसिबल, ये भी गलत एग्जाम्पल। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूजिंग सिलेक्टेड सायर्स, अगर आप सिलेक्टेड मतलब जेनेटिकली जो अच्छे हैं, सुपीरियर हैं, वैसे बुल्स के साथ, वैसे सायर्स के साथ अगर आप क्रॉस करवा रहे हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हो, ऐसे बुल से, ऐसे सायर से जो क्या है जेनेटिकली सुपीरियर बुल से अगर आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा दिया तो दैट विल लीड टू रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ मिल्क यील्ड। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूजिंग सिलेक्टेड सायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, द लार्जेस्ट कार्बन सिंक ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स इज। तो आपसे क्या पूछा है कि कार्बन सिंक का मतलब क्या है, ऐसा नेचुरल रिजर्वायर जो कार्बन को एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रख ले। नेचुरल, इसका सिंक ओवर का मतलब क्या है, कार्बन सिंक ओवर ऐसा रिजर्वायर जो कार्बन को क्या कर ले, स्टोर कर, एब्जॉर्ब करे और स्टोर करके रख ले। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, फॉरेस्ट, एटमॉस्फेयर, परमाफ्रॉस्ट या मैरीन सेडिमेंट्स। शॉर्ट टर्म में अगर कुछ साल या डिकेड्स की बात करूं तो फॉरेस्ट और आपके ओशियंस जो हैं मेजर कार्बन सिंक्स होते हैं। कौन कौन, फॉरेस्ट और ओशियंस, यहाँ पे एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन यहाँ एक टर्म यूज किया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये किसके लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म कार्बन
सिंक ओवर। शॉर्ट टर्म की बात की होती तो फॉरेस्ट और ओशियन जो है वो मेजर कार्बन सिंक होते हैं, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब कि लाखों करोड़ों साल की अगर बात की गई है तो देखा जाए तो मैरीन सेडिमेंट सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। ओशियन के जो मैरीन सेडिमेंट्स, क्यों? क्योंकि ओशियन के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, ये CO2 को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से सनलाइट को सिंथेसाइज करके फोटोसिंथेसिस से क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो ये ओशियन में नीचे सेटल हो जाते हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, जो ओशियन के ऑर्गेनिज्म हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, तो ये CO2 बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ये क्या होगा, ओशियन के बॉटम पे सेटल हो जाएंगे और यहाँ पे ये ऑर्गेनिक कार्बन की फॉर्म में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, उस फॉर्म में ये क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। ये डिपॉजिट्स लंबे करोड़ों सालों तक, जो यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात की गई है, तब तक वहां प्रेजेंट रहेंगे और ये स्टोरेज, एक तरीके से कार्बन की स्टोरेज का काम करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी मैरीन सेडिमेंट्स। फॉरेस्ट आपका शॉर्ट टर्म सिंक है, एटमॉस्फेयर सोर्स है लेकिन सिंक तो नहीं है, और परमाफ्रोस्ट जो है इंटरमीडिएट टर्म सिंक है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैरीन सेडिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70. A mutation prevents E1F2 from binding GTP. What will be the result? E1F2 क्या है? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या है? एक इनिशिएशन फैक्टर है जो ट्रांसलेशन में काम करता है, ठीक है। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या है? ये एक ट्रांसलेशन फैक्टर है, ट्रांसलेशन के इनिशिएशन में मदद कर रहा है। अब एक म्यूटेशन हो गई, ठीक है, म्यूटेशन हो गई तो ये क्या करेगा, इसको जीटीपी से बाइंड नहीं कर पाएगा। जीटीपी से बाइंड नहीं कर पाएगा तो ट्रांसफर आरएनए को ये इनिशिएटर तक नहीं ले जा पाएगा। अब ट्रांसफर अगर इनिशिएटर तक नहीं गया तो इनिशिएशन नहीं होगी। तो अगर कोई म्यूटेशन इसमें हो जाए तो इट विल कॉज फेलियर ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन, ऑप्शन सी, क्योंकि इनिशिएशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर कोई म्यूटेशन हो गई तो इनिशिएटर टीआरएनए को ये राइबोसोम तक नहीं लेके जा सकता, तो ट्रांसलेशन स्टार्ट ही नहीं होगी। ये क्या करता है, ये जो इनिशिएशन फैक्टर 2 है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, ये जीटीपी के साथ बाइंड होता है और इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट तक लेके जाता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, स्टार्ट कोडोन आइडेंटिफाई होता है और जीटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है, ट्रांसलेशन इनिशिएट हो जाती है। अब क्या हुआ कि ये बाइंड ही नहीं कर पाया तो ये इनिशिएटर टीआरएनए तक लेके ही नहीं जा पाएगा, वहां स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम तक, और इसके कारण क्या होगा, आपकी इनिशिएशन ही नहीं होगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये 4 स्टेटमेंट्स देके रखी हैं और आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। चलिए सबको चेक करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, ऑल मॉडर्न रेप्टाइल्स हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट विद कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो रेप्टाइल्स की बात करें, हार्ट के चैम्बर्स की बात करें, रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। एक एक्सेप्शन है, कौन सा, क्रोकोडाइल। सिर्फ क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, बाकी रेप्टाइल्स में क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं है, जबकि 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, इनकरेक्ट। सिर्फ क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, रेस्ट जितने रेप्टाइल्स हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन इज रेप्टिलियन स्केल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डर्मिस एंड रेगुलरली शेड। रेप्टिलियन स्केल्स जो होते हैं, पहली बात तो उनका ओरिजिन डर्मल नहीं है, उनका ओरिजिन कैसा है, एपिडर्मल। इनका ओरिजिन एपिडर्मल है, तो ये डर्मिस वाली बात तो बिल्कुल करेक्ट हो गई। जो शेडिंग है वो कुछ रेप्टाइल्स में होती है, जैसे स्नेक्स में शेडिंग होती है, कुछ में नहीं भी होती, तो ये भी बात गलत है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, गलत हो गई। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला देखते हैं, द
जैकबसन्स ऑर्गन्स इन रेप्टाइल फंक्शन एज थर्मोरिसेप्टर। जो जैकबसन ऑर्गन है वो स्मेल और टेस्ट को डिटेक्ट करता है, वो है एक कीमोरिसेप्टर। ये थर्मोरिसेप्टर नहीं है, ये है एक कीमोरिसेप्टर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट, fertilization in most reptiles is internal and eggs are typically covered with a leathery shell। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। रेप्टाइल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और उनके एग के बाद एक कैल्सीरियस लेदरी शेल प्रेजेंट होती है जो उनको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है 4। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ओनली स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ब्रेन स्ट्रक्चर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सिरगैडियन रिदम्स इन मैमल्स। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दे के रखे हैं और आपसे पूछा है कौन जो है वो सिरकैडियन रिदम्स को कंट्रोल करता है। तो सिरकैडियन रिदम्स को कंट्रोल कौन करता है, वन बाय वन इन सबका फंक्शन समझ लेते हैं। जो पीनियल ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है मेलाटोनिन अंडर द कंट्रोल ऑफ एससीएन। एससीएन क्या है, एससीएन सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस में। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस विच इज लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस, इसको बोलते हैं मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक। यानी मैमल्स की बात करूं तो इसको क्या बोला जाता है, मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है, ठीक है। मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। इसको रेटिना से लाइट इंफॉर्मेशन मिलती है, रेटिना से, रेटिना पे जब लाइट पड़ी, ठीक है, लाइट पड़ी तो वो इंफॉर्मेशन किसको मिल गई, हाइपोथैलेमस के सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को थ्रू रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक, रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक से जो लाइट इस पे पड़ी वो इंफॉर्मेशन किसको मिल गई, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को, और ये फिर रेगुलेट करता है सिरकैडियन रिदम्स को। जैसे इसको इंफॉर्मेशन मिल गई, इसने सिरकैडियन रिदम्स को रेगुलेट किया, जैसे कि स्लीप अवेक साइकिल, हार्मोन कब रिलीज करने हैं, टेम्परेचर का रेगुलेशन, वो सब ये मेंटेन करता है एससीएन, जो कहाँ लोकेटेड है, हाइपोथैलेमस में। ऑप्टिक टेक्टम की बात करूं तो ऑप्टिक टेक्टम नॉन मेमेलियन स्पीशी में विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरिबेलम आपको पता है मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सिरकैडियन रिदम्स के लिए नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश पॉलिटीन क्रोमोसोम्स फ्रॉम लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे के रखे हैं और आपको पूछा हुआ है कि इनमें कौन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक, किन किन को, लैम्प ब्रश और पॉलिटीन को, ठीक है। चलो देखते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ क्रोमोमियर्स, क्रोमोमियर्स पॉलिटीन में भी होते हैं, लैम्प ब्रश में भी होते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमोसोमल लूप्स, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमोसोमल लूप्स जो है दोनों में प्रेजेंट है, चाहे पॉलिटीन हो या लैम्प ब्रश हो। विजुअलाइजेशन ओनली ड्यूरिंग माइटोसिस, दोनों ही आपको डिवाइडिंग के टाइम ही दिखेंगे, माइटोसिस के टाइम ही दिखेंगे, ये भी बिल्कुल गलत आ गई। मतलब ये चीजें क्या हैं, दोनों में कॉमन है, ये चीजें क्या हैं, कॉमन है। आपसे डिस्टिंग्विश पूछा हुआ है, मल्टीपल राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट डिवीजन। अब जो पॉलिटीन क्रोमोसोम है उनका ओरिजिन कैसे होता है, बाय एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस क्या होता है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, मल्टीपल राउंड्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन विदाउट डिवीजन, इसको बोलते हैं माइटोसिस। और इससे किसका ओरिजिन होता है, पॉलिटीन क्रोमोसोम्स का। अगर मैं बात करूं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम की तो दे आर एक्सटेंडेड लूप्स फ्रॉम मियोटिक क्रोमोसोम। तो दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, उस बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो ओरिजिन के बेसिस पे ये जो एंडोमाइटोसिस है ये पॉलिटीन क्रोमोसोम्स में, लैम्प ब्रश में
अलग तरीका है, मतलब ओरिजिन अलग है, तो यहाँ पे आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट नॉइस पॉल्यूशन आर ट्रू। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दे के रखी हैं और आपको पूछा है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। चलो सारी के सारी स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है इट इज मेजर्ड इन डेसिबल। सही है, नॉइस पॉल्यूशन को डेसिबल में ही मेजर करते हैं। इट कॉजेज परमानेंट हियरिंग लॉस अबव 45 डेसिबल। 45 डेसिबल एक नॉर्मल साउंड लेवल है। अगर साउंड जो है वो 85 टू 90 डेसिबल है, अगर एक्सपोजर 85 टू 90 डेसिबल से ज्यादा है, देन इट कैन कॉज परमानेंट हियरिंग डैमेज। 45 पे तो नहीं करती, तो इसलिए ये रॉन्ग। इट लीड्स टू कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस। हाँ, अगर क्रॉनिक एक्सपोजर होगा तो वो बहुत सी डिजीजेस कॉज कर सकता है, हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस भी कॉज कर सकता है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इट इज ऑलवेज अ पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट। तो जो आपका नॉइस पॉल्यूशन है, नॉइस जो है ये पॉइंट सोर्सेज से भी आ सकता है, जैसे कोई मशीन हो गई, लेकिन नॉन पॉइंट सोर्सेज जैसे कि ट्रैफिक हो गई, एयरप्लेन्स हो गए, अर्बन एरियाज हो गए, वहां से भी नॉइस आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड आपकी सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर पैसिव सैम्पलिंग टेक्निक्स इन वाइल्ड लाइफ स्टडीज। तो ये आपको कुछ टेक्निक्स दे के रखे, कुछ मेथड्स दे के रखे हैं और पूछा हुआ है इनमें से कौन से पैसिव टेक्निक्स है। पैसिव का मतलब है कि यहाँ पे एक्टिव और पैसिव चीज होती है। जहाँ पे एक्टिव में आपको कोई मैन पावर वहां पे चाहिए होती है हर टाइम। पैसिव है कि बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, ऑल द टाइम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बिना भी आप क्या कर सकते हो, सैम्पलिंग कर सकते हो। चलो तो देखते हैं कैमरा ट्रैप्स। अब आपको पता है ऑटोमेटेड कैमरास होते हैं, ह्यूमन प्रेजेंट हो चाहे ना हो, आपने कैमरा लगा दिया वो रिकॉर्ड करता रहेगा। तो दिस इज अ पैसिव सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस या फिर इन्वॉल्वमेंट के बिना भी ये चीज हो सकती है। पिटफॉल ट्रैप्स। पिटफॉल ट्रैप्स क्या होते हैं कि आपने ट्रैप्स बनाए, पिटफॉल ट्रैप्स, एनिमल उसमें गिर गया। अब एनिमल को गिराने के लिए आदमी की जरूरत हमेशा थोड़ी ना है, आपने पिटफॉल ट्रैप्स लगाए, एनिमल उसमें गिर जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो ये भी क्या है, पैसिव है, क्योंकि हमेशा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लाइन ट्रांसेक्ट्स। लाइन ट्रांसेक्ट्स में क्या होता है कि एक रिसर्चर क्या करता है, एक लाइन में चलता है। ठीक है, लाइन में चलता है और उस टाइम पे जितने भी एनिमल्स उसको दिखते हैं, एनिमल जितने एनिमल साइटिंग्स हुए उनको रिकॉर्ड करता है, ताकि मैं इस लाइन में जा रहा हूँ, ये एक एनिमल दिख गया, ये दूसरा दिख गया, ये तीसरा दिख गया, ऐसे करके रिकॉर्ड करता रहता है। तो इसमें तो ह्यूमन की जरूरत है रिकॉर्ड करने के लिए, यहाँ पे तो रिसर्चर की जरूरत है, तो ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। एकॉस्टिक रिकॉर्डिंग यूनिट्स, ये क्या है, ये डिवाइसेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली जो एनिमल साउंड्स बनाते हैं, बर्ड्स की साउंड आ गई, बर्ड कॉल आ गई, या फिर एनिमल जितने भी साउंड क्रिएट कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली उसको रिकॉर्ड कर रहा है। ह्यूमन नहीं भी होगा तब भी कर लेगा, तो ये भी पैसिव है। तो कितने यहाँ पे पैसिव हैं, ये पैसिव है, ये पैसिव है, ये पैसिव है, तो आपके 3 जो हैं यहाँ पे पैसिव सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 75 इज ऑप्शन नंबर सी 3। तो आज के इस सेशन में हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स करेक्ट हों और आप ये जो एक्सप्लेनेशन है